हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छे से चल रही है ना? हाँ बेटा, आप लोग पढ़ाई लिखाई खूब मेहनत से करिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। और ये बात तो हम हर वीडियो में बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेटा टेंशन लेने से लाइफ में कहीं कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए विदाउट प्रेशर एकदम माइंड फ्री होके आप लोग खूब मेहनत करिए। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए मैं बोर्ड पे लिख भी दिया हूं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है वेव ऑप्टिक्स का। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं वेव ऑप्टिक्स का 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें बेटा पहला चैप्टर में बताया था कि प्रकाश का तरंग प्रकृति क्या होता है, यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। यह पहला चैप्टर था, जिसमें हमने करीब करीब 13 वीडियो लेक्चर बनाया। ठीक है, और दूसरा बेटा आपका चैप्टर आ जाएगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब हो गया आपका व्यतिकरण, यानी कि व्यतिकरण क्या है। उसके बाद बेटा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन क्या है। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा ध्रुवण। ठीक है ना, ध्रुवण क्या है, यानी कि टोटल आपका 4 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में होता है। ठीक है, और 6 चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स में होता है। ये मैं वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में ही बताया था कि रे ऑप्टिक्स में कितने चैप्टर पढ़ा जाएगा और वेव ऑप्टिक्स में कितने चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, सुझाव तो आपको ये मैं दूंगा कि आप लोग प्लीज किसी तरह जो मैं पहला चैप्टर पढ़ाया हूं, ठीक है ना, यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट, उसको आप पढ़ लीजिए, चाहे जैसे आप पढ़ लीजिए कि वेव नेचर ऑफ लाइट क्या है। ठीक है ना, तो आप वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा कि वेव क्या है। ठीक है ना, उसमें आपका मैंने बताया था कि संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है। वेव जब बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि श्रृंग क्या होता है, गर्त क्या होता है, मैंने उसमें वेवलेंथ के बारे में बताया था। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीज़ों की जानकारियां मैंने पिछले लेक्चर में दिया है, तो काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा अगर आप पीछे के लेक्चर्स को देखोगे। बेटा क्या होता है कि चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ हो, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और मैथ, तो मैं अपने मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बताना चाह रहा हूँ कि बेटा जो भी कोई लेक्चर है, ठीक है, वो अपने पिछले वाले लेक्चर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। अब देखो क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ वेव के बारे में, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वेव नेचर ऑफ लाइट। और उसमें बेटा आपका पूरा का पूरा वेव का यूज है, जो कि वेव आपका क्लास 11th का चैप्टर है। अब क्लास 11th के चैप्टर का जब बेटा यूज पड़ता है ना, तो अब कितनी चीज़ों की कोई प्रूफ करेगा, कितनी चीज़ों का कोई डेरिवेशन करेगा, जिसकी वजह से बच्चे को बेसिक से पढ़ाया जा सके। इसलिए बहुत मजबूरी हो जाती है ये बताना कि देखो भाई क्लास 11th की चीज़ है, प्लीज़ उसको जाके पढ़ लीजिए। ठीक है ना, ये बोलना पड़ता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम आपको कोई भी वीडियो अगर बना रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ों को, ठीक है ना, क्लियर कर दे, चाहे वो 11th की चीज़ हो, चाहे वो 10th की चीज़ हो, क्लियर कर दे। ऐसा तो इच्छा करता है, लेकिन बेटा हर जगह हम समर्थ नहीं है, कहीं कहीं असमर्थ भी हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ों का अगर डेरिवेशन करने लगेंगे पिछले जो आपके क्लास का है, तो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो हमारा बड़ा ही हो जाता है। ठीक है, इस कोशिश में कि मैं आपको कितना डीप नॉलेज दे दूँ। ठीक है, तो यही सब सारी बातें हैं जो स्टार्टिंग में मुझे बोलना रहता है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ 2 मिनट 4 मिनट तक बोलता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझा सकूँ कि मतलब मेरे अंदर की क्या फीलिंग है फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो बताता हूँ। तो ठीक है बेटा, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण देखेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके भी 2 4 5 लेक्चर्स जितने भी बनेंगे, ठीक है ना, आप देखते जाइए सीक्वेंस वाइज, और आपको अंतिम तक पूरा इंटरफेरेंस क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, ये है कि ये नहीं जरूरी है कि आपने 1 लेक्चर देख लिया या 2 लेक्चर देख लिया तो आपको इंटरफेरेंस की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको उसका पूरा वीडियो देखना पड़ता है, तब जाके आपको उसका अच्छे से पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब जाके आप पूरे डीप, ठीक है ना, नॉलेज ले पाओगे उस चीज़ का। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इंटरफेरेंस क्या है। देखो बेटा,
देखो बेटा इंटरफेरेंस जो होता है वो सिर्फ आप इतना जान लो मोटी मोटा, ठीक है, कि दो वेव का मिलना इंटरफेरेंस है। बात समझ में आया? यानी कि किसी मीडियम में दो वेव है जो चल रहे हैं और चल के आपस में मिले, तो जहां जहां वो मिल रहे हैं इसका मतलब वहां इंटरफेरेंस हो रहा है। बस इतना जान लो। जैसे हम किसी भी वेव की बात कर सकते हैं, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, क्योंकि लाइट भी वेव ही है। ड्यूअल नेचर होता है लाइट में, बताया हूं मैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। तो कोई भी मान लीजिए दो वेव हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए यहां मैंने बनाया, ठीक है ना, दो लाइट सोर्स बना दिया। लो भैया दो टॉर्च ले लिया, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टॉर्च है, कोई दिक्कत। और ये बेटा ये मेरा जो है ये है मेरा थोड़ा, ठीक है ना बेटा, थोड़ा आर्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है तो आप समझने की कोशिश करिएगा। टॉर्च है, ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉर्च है और ये सेकंड टॉर्च है। इन दोनों टॉर्च से अगर मैं मान लो बेटा लाइट प्रोड्यूस करूं, यानी कि लाइट का उत्सर्जन करूं, ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि लाइट जो होता है वो अपने अंदर वेव नेचर रखता है, जिसमें मैंने हाइगेंस का सिद्धांत बताया, जिसमें मैं बताया वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को देखिए आप। तो यहां से मान लीजिए बेटा रेज निकला, ओके, रेज हर दिशाओं में फैलेगा, जहां जहां संभव है कि रेज जा सकता है, जहां जहां वो ट्रांसपेरेंट मीडियम पाएगा रेज जाएगा, ठीक है। इससे भी रेज निकला, इसी प्रकार से इससे भी रेज निकला, लो भाई इससे भी रेज निकला। ऐसे ऐसे बेटा आप इसका वेव फ्रंट बनाओगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे। तो आप देखोगे कि देखो बेटा लाइट जो है यहां देखो, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इन जगहों पे बेटा आप देख रहे हो कि दोनों वेव्स जो है वो आपस में मिल रही हैं, ठीक है। तो बेटा यही जो दोनों वेव्स आपस में आके मिल रही हैं, यही हमारा इंटरफेरेंस है, यही हमारा व्यतिकरण है। लेकिन फिर मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूं कि मैं जो इंटरफेरेंस बता रहा हूं ये सिर्फ आपको मोटी मोटा ही नॉलेज दे रहा हूं। अभी जैसे जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे आपको इस इंटरफेरेंस की घटना क्या है, क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है ब्राइट फ्रिंज, क्या होता है डार्क फ्रिंज, इस सब के बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी थोड़ा क्या है कि स्टार्टिंग का ये वीडियो जो है तो आप मोटी मोटा इतना जान लो कि इंटरफेरेंस दो वेव्स का या दो से अधिक वेव्स का आपस में मिलना होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलती हैं तो किसी स्थान पर जो तरंग की तीव्रता होती है, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत डार्क हो जाता है, ठीक है ना, बहुत डार्क हो जाता है, हाँ, और किसी स्थान पे ब्राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो जो घटना है वो मेरा है इंटरफेरेंस। इसकी और ज़्यादा बेटा स्पष्टता आपको तब मिलेगा देखने के लिए जब मैं इसी चैप्टर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसी आपके, ठीक है ना, चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 2 में ही आप यंग डबल स्लिट जब आप एक्सपेरिमेंट देखोगे तो आपको जाके पता चल जाएगा कि इंटरफेरेंस वास्तव में क्या है और अच्छे से वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आप सिर्फ इतना जान लो कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वेव्स का मिलना, ठीक है, यही इंटरफेरेंस है। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, तो अब आते हैं हम आप, ठीक है ना, सेकंड बात पे। ये तो पहली बात हो गया इंटरफेरेंस का एक रफली डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत टेंशन का विषय नहीं है बेटा, ठीक है, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। और बहुत मैं आपको डीप नॉलेज दूंगा इसका, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज आपका छूट नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ देखो, अब देखो क्या है, अब जो है मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं बेटा। मैं बात बताना चाहता हूं कि किसी वेव का, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या होता है, यानी कि विस्थापन समय समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये 11th की चीज़ है, लेकिन फिर भी चूंकि यूज आने वाला है तो थोड़ा बहुत मैं इसमें नॉलेज आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है। देखो क्या है, यानी कि मैं बताने वाला हूं अब पहला चीज़, ठीक है ना, पहली पॉइंट्स ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम इक्वेशन
ऑफ वेव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ वेव यानी कि तरंग का विस्थापन समय समीकरण। चलो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी भी। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ते होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा मीडियम से कुछ नहीं होता, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, या आप किसी भी भाषा में पढ़ो, ठीक है। मीडियम से कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट किसका कितना डीप है, किसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, इस बात से मैटर करता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया है, तो फिर मीडियम से कुछ नहीं होता, आप ये जान लेना, ठीक है। अच्छा, तो हिंदी होगा बेटा इसका, तरंग का विस्थापन समय समीकरण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि तरंग का विस्थापन समय समीकरण क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ये फिर मैं बोल रहा हूं कि ये 11th की चीज है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज ही मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, तो आपको समीकरण पता होना चाहिए, एक वेव का समीकरण क्या होता है, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है, ध्यान दो। देखो बेटा, जैसे मान लो कि मैं किसी मीडियम में कोई वेव प्रोपेगेट किया, यानी कि कोई तरंग जो है वो संचित किया। जैसे मैं पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर कोई पानी है, तालाब है, उसमें अगर आप एक पत्थर फेंको, तो जैसे ही पत्थर फेंकोगे आप देखोगे पत्थर का जहां विस्फोट होगा वहां बेटा ऐसे रिंग नुमा, ठीक है ना, लहर बनते हुए आगे बढ़ता है। आप जरूर ये घटना देखे होगे कि जहां पत्थर का विस्फोट हुआ वहां से रिंग नुमा, रिंग टाइप का, यानी कि सर्किल टाइप का आपका लहर बनते हुए आगे बढ़ता है, हर दिशाओं में बढ़ता, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, हर दिशाओं में बढ़ेगा, ठीक है। तो वो भी एक तरंग है। आप देखे होंगे कि एक मैं रस्सी लिया था और उस रस्सी को किसी स्थान पर उसका एक एंड बांध दिया था और यहां से जो है रस्सी को पकड़ के झटका दिया था एक एंड पे, तो देखे थे कि उसमें लहर यानी कि जो विक्षोभ है, जो हलचल है, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस है, वो आगे की ओर बढ़ा था, वो भी वेव है। प्रकाश भी वेव ही होता है। तो कोई भी वेव हो, मैं एक वेव की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर बेटा कोई वेव है, चलो मान लीजिए मैं इस दिशा में ले लिया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहां पे आपका तो मान लीजिए ये भैया, चलिए यहां मैं ले लिया आपका y प्लस वाई माइनस वाई, और यहां मैं ले लिया आपका माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक्सिस बना दिया बेटा, ठीक है ना, प्लस एक्सिस और माइनस एक्सिस, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, अब मान लीजिए यहां से आपने कोई वेव का, कोई एनर्जी का, ठीक है, सॉरी वेव का बोलना नहीं उचित है, किसी एनर्जी का विस्फोट किया। जैसे मान लीजिए आपने ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी इधर, ठीक है, ये मान लो इस दिशा में रस्सी। अभी आप पॉजिटिव के बारे में सोचो, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में सोचो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां से रस्सी पे झटका दिया, तो जैसे आप रस्सी पे झटका दोगे देखोगे वेव जो होगा बेटा वो आपका ऐसे ही श्रृंग गर्त यानी कि ट्रफ क्रस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, अब जैसे ही ये वेव ट्रफ और क्रस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, वैसे ही वो क्या करेगा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जैसे ही वो मीडियम के पार्टिकल्स तक पहुंचेगा, वो मीडियम का पार्टिकल्स अपने स्थान पर या तो वेव संचरण के परपेंडिकुलर एसएचएम करने लगेगा। एसएचएम का मतलब हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति, ठीक है। या तो मान लीजिए वेव आ रहा था और वेव, मैं यहां से पहुंचा, पार्टिकल यहां पे है, पार्टिकल जो है वेव के पैरेलल, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पैरेलल अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एसएचएम करने लगेगा। मैं बताया था कि जो मीडियम का पार्टिकल होता है वह बेटा एसएचएम करने लगता है अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। मैं पिछले लेक्चर्स में यानी पहले वाले चैप्टर में ये सब सारी बातें क्लियर किया हूं। आप याद करिए
कि मैं बोला था कि कोई रस्सी हो और उस रस्सी पे मैंने एक चिन्ह लगा दिया था, कोई भी मैंने बोला था कि एक ब्लैक कलर से आप एक चिन्ह लगा दो, उसके बाद जब आप उस पर बम्प करोगे यानी कि रस्सी पे झटका दोगे तो वो जो आप चिन्ह लगाए हो रस्सी पे वो चिन्ह जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अपने जगह पे वो क्या करेगा बताओ, SHM करेगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, तो यहां भी बेटा जितने भी पार्टिकल्स हैं वो SHM करने लगेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मान लीजिए यहां पे था, वो अपने मीन पोजीशन के ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, ये बेटा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने मान लिया y, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई वेव कुछ देर में यहां तक पहुंचा, कोई ना कोई टाइम लगेगा। मान लो इस पार्टिकल का नाम है बेटा a, इस पार्टिकल का नाम मैंने a दे दिया, यहां का जो पार्टिकल है, तो ये बेटा क्या होगा, अपने मीन पोजीशन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाते 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 एक निश्चित सीमा तक ऊपर जाएगा। ये जो बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड का हिंदी होता है आयाम। ठीक है, यानी कि जो y मैक्स होगा, ध्यान दो, वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, जिसको हम लोग बेटा स्मॉल a, ठीक है ना, देख लूं वीडियो में यहां तक आ रहा है कि नहीं, एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है ना, आयाम यानी कि बेटा जिसको कहीं स्मॉल ए से या कैपिटल ए से व्यक्त करेंगे। ये एम्पलीट्यूड है जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ, मैंने माना, अच्छा बताओ, स्टार्टिंग में जो वेव था वो यहां से चला था, ओरिजिन से, बीच में बहुत से पार्टिकल्स हैं, ये सब बहुत से पार्टिकल्स हैं, बहुत से पार्टिकल्स हैं, ये सब SHM करेंगे। कोई पार्टिकल्स ऊपर जा रहा होगा, उस टाइम पे कोई पार्टिकल्स नीचे आ रहा होगा, कोई पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे होगा, कोई जरूरी नहीं है कि सब पार्टिकल्स सेम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, भाई आगे पीछे होंगे। कोई पार्टिकल्स ऊपर गया होगा, उस समय कोई पार्टिकल्स नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना, सबकी पोजीशन अलग अलग होगा हर एक पार्टिकल्स का, मीडियम की पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट की बात किया, इस पार्टिकल का बात किया, तो पार्टिकल मान लो y डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, ठीक है ना, y जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। वेव यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचने में बेटा मान लो समय लिया t, टोटल टाइम क्या लिया बताओ, t टाइम लिया वेव। तो बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होता है, यह होता है y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, बताओ कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है a, एम्पलीट्यूड a है, ठीक है ना, तो हो जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस kx। ये हमारा इक्वेशन हो गया बेटा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। इसको कहते हैं वेव इक्वेशन। क्या है बताओ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, यानी कि वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है ये। अब जहां पे ये जो y है, y बताइए y क्या है, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। y क्या है, y हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल कभी थोड़ा सा ऊपर होगा, कभी थोड़ा सा और ऊपर होगा, कभी थोड़ा सा और ऊपर होगा टाइम के साथ साथ, और जब सबसे ऊपर होगा तो वो वाला y मैक्स होगा जिसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। बात समझ में आया। और ये एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है भाई, ठीक है ना, ये वेव के एम्पलीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा इतने समय। तो y जो है बेटा वह है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, y जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। बात आया ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। मैं लिख दे रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हाँ ओमेगा क्या है, कौन सी चीज क्या है। ठीक है बेटा, ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओके। टी तो बेटा क्या है, टी तो टाइम है,
टी टाइम है। के को बेटा कहते हैं, के को कहते हैं, ठीक है ना, संचरण नियतांक। संचरण नियतांक का हो गया आपका, ठीक है ना, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हमारा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी हो गया हमारा कोणीय वेग। के क्या है बताओ? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और वाई क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको बात समझ में आया? तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, किसका? वेव का, ठीक है। अब बताओ बेटा ये वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे? कॉमन सेंस से बताओ। ये बेटा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा था। देखो ओवरऑल ये जो वेव है किधर जा रहा है बताओ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे क्या आ गया? माइनस, ओके। और अगर बेटा ये मान लो निगेटिव एक्स एक्सिस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे प्रोपेगेट होता तो यहां हो जाता बेटा प्लस, यानी कि उल्टा हो जाता है। जब बेटा वेव संचरण की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा तो हो जाएगा माइनस, और जब निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, ये बात आप चाहो तो कहीं लिख भी सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें बेटा आप थोड़ा नोट करो, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, फिर मैं बताऊं आगे। खैर यहां पे देख लो थोड़ा सा कुछ चीजें और इस जगह देख लो, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान देना बेटा। ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा इसको क्या बोलेंगे बताओ? ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया कोणीय वेग। ये होता है आपका बराबर 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, 2 पाई तो कांस्टेंट है, और जहां बेटा ये जो एफ है, एफ वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हिंदी बताओ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की हिंदी मैं बताया हूं, फ्रीक्वेंसी की हिंदी होती है आवृत्ति, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो हिंदी होती है वो होती है आवृत्ति। तो एफ जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का लेना देना इस बात से हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने पत्थर का विस्फोट किया था, तो एक सेकंड में कितने वेव्स निकल रहे हैं, एक सेकंड में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा मेरे भाई, अच्छा बेटा एक बात और भी है, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, जैसे एक सेकंड में 10 वेव निकला, अगला एक सेकंड में 10 वेव निकला, अगला एक सेकंड में फिर 10 वेव निकला, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भैया ये 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गया, तो मिला जुला के पूरा ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर वेव का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हुआ तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सुन लो, यहां नोट आप चाहो तो लिख लो, नोट क्या कि अगर एफ कांस्टेंट, ठीक है, तो बेटा आपका ओमेगा भी क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट। अब बेटा क्या है, पूरी सेंटेंस मैंने नहीं लिखता हूं वरना टाइम बहुत लग जाएगा। अगर मान लीजिए पूरी सेंटेंस लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा कि यदि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी नियत हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो आप लिख सकते हो, मैं जुबान से बोल दे रहा हूं, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा बहुत इंडिकेट यहां कर दे रहा हूं। आप अपने, ठीक है ना, मन से, अपने क्या बोलते हैं हिसाब से अपना अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। खुद से नोट्स बनाने की फील अलग होती है बेटा, वो आप आगे चल के कभी भी फिर पीछे आके पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसी नोट्स खुद से ही बनाया करो, ये नहीं कि मैं नोट्स बनवा दिया या किसी के नोट्स को आप लेकर पढ़ लिए, उसमें वो फील नहीं है जो फील खुद का नोट्स पढ़ने में है। बात समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, तो बेटा बताओ अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो 100% है कि ओमेगा भी क्या होगा बताओ? कांस्टेंट होगा। और बेटा, और अगर ये फ्रीक्वेंसी और ओमेगा कांस्टेंट होगा तो हमारा जो सोर्स है, सोर्स का मतलब जहां से वेव का उद्गम हो रहा है, जहां से वेव निकल रहा है, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं टॉर्च बनाया था तो टॉर्च से वेव निकल रहा था, लाइट वेव। या जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं तो देखो मेरी जुबान से जो आवाज निकल रहा है ये भी तो बेटा वेव है, साउंड भी वेव होता है। तो मेरा जो ये मुख है वो क्या हो गया बताओ?
ये सोर्स हो गया जहां से आवाज निकल रहा है, तो वो जो सोर्स होगा बेटा वो कोहेरेंट सोर्स होगा। कोहेरेंट सोर्स, सुन लो, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ तो बेटा ये होगा आपका क्या, कोहेरेंट, ठीक है ना, कोहेरेंट सोर्स, जिसकी हिंदी होती है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स। अब आप मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हो कि सर ये कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है। तो मैं कहूंगा कि बेटा ये जब मैं लेक्चर नंबर 3 या 4 बताऊंगा तो बताऊंगा कि कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है। फिलहाल अभी आप इतना जान लो कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया, मेरा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो जो सोर्स होगा वो कोहेरेंट सोर्स होगा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, या बोलूं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कोहेरेंट सोर्स होगा। तो ये कोहेरेंट सोर्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर वीडियो जब बेटा आप देखते जाओगे तो आपकी सारी की सारी डाउट धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। लेकिन आपको क्या है कि पेशेंस रख के वीडियो देखना पड़ेगा। बिना पेशेंस का आप वीडियो नहीं देख सकते हो, बिना पेशेंस का आप चीजें नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो ये कोहेरेंट सोर्स हो गया बेटा, ठीक। तो कोहेरेंट सोर्स कब होता है बताओ, जब ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इतनी बातें आप जान लो। अच्छा मेरे भाई और भी चीजें देख लो, ठीक है, और भी चीजें देख लो, ठीक है। अच्छा इतना आप नोट करो, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर मिटाना है, मिटाना भी है, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। ठीक है बेटा, इरेज कर दो, ठीक है, ठीक है। इतनी सारी चीजों को आप, ठीक है ना, चाहे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में नोट कर लिया करो, रफ में किसी, उसके बाद में अच्छे से आप नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना बेटा, प्लीज नोट्स तो आप जरूर बनाना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, वो भी खुद से। चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो तो हम लोगों ने क्या क्या बातें सीखा अभी तक, ठीक है ना, ये देख लें हम लोग। तो पहली बात तो हम लोगों ने बेटा ये देखा, फर्स्ट बात कि सर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होता है किसका, वेव का, वो होता है y बराबर स्मॉल a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये होगा। अच्छा ये कब होगा बताओ, एक बात बताओ भैया, कि यहां माइनस है ना बेटा, तो जब माइनस आया तो बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करोगे कि निगेटिव एक्स एक्सिस की बात करोगे। सर माइनस है तो पॉजिटिव की बात करेंगे, और प्लस होता तो निगेटिव की बात करते, ये बात बताया हूं मैं आपको। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, यानी कि जो मेरा वेव प्रोपेगेट हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है। वाई बताया था, वाई क्या है बताओ, वाई जो है वो जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है बताओ, एसएचएम कर रहा है, तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द डिस्प्लेस होगा। तो जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, किसी तात्क्षणिक समय पे, उस टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वाई। लिख लो इस चीज को, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, बताया भी था अभी मैं इरेज करने के पहले, ठीक है। ए क्या है बताओ, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, या बोलूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वेव का जितना एम्पलीट्यूड होगा जब उस पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा तो वो पार्टिकल भी उतना ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको बताया कुछ देर पहले कि ओमेगा के जगह आप लिख सकते हो, ओमेगा के जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। एफ के जगह आप टाइम पीरियड के फॉर्म में लिख सकते हो
2 पाई एफ बराबर होता है बेटा 1/t, 1/t, तो f की जगह 1/t रखोगे तो यहाँ पे t लिख दे रहा हूं 2 पाई/t। अब कैपिटल टी यहां पे बेटा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक है, ए लिख सकते हो, ठीक है, ओमेगा, ठीक है मेरे भाई, वेयर मतलब जहां, ठीक है, जहां मतलब ओमेगा क्या है ये बता दिया। के क्या है बताओ, के है हमारा संचरण नियतांक, क्या है बताओ, संचरण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। अब जहां बेटा ये जो लेमडा है ना, लेमडा ये है वेवलेंथ, वेवलेंथ, कोई दिक्कत? अच्छा, और एक्स तो हमारा ये बता रहा है किस डायरेक्शन, एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, कौन, वेव। हां, अब मान लीजिए वेव हमारा एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और किसी टाइम पर मान लो एक्स डायरेक्शन में 5,0 पे पहुंच गया। 5,0 का मतलब क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये एक्सिस है हमारा, ये आपका देखो 1 है, 1, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ठीक है। अब किसी टाइम पे वेव चलते चलते यहां पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट है आपका है 5,0, एक्स का मान यहां 5 है, तो आप क्या करो, इसी एक्स की जगह पे आप 5 पुट कर सकते हो, इसी एक्स के स्थान पे आप 5 पुट कर दो, यानी कि जिस टाइम पे, टाइम मान लो किसी टाइम टी पर यहां पहुंच गया तो आप 5 पुट कर दो, ठीक है। मान लो उसके पहले 4 पे रहा होगा तो आप इसी एक्स के स्थान पे आप 4 पुट कर दो, ठीक है। यानी कि वो वेव जहां पर पहुंच जाए, वहां पहुंचने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, उसी एक्स कोऑर्डिनेट को आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए बेटा यही y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां माइनस था तो यहां प्लस हो गया, तो अब माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें मैं पिछले बार में आपको बताया, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल कहीं लिख सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन देंगे तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, और ये इक्वेशन देखिए, ठीक है ना, ये इक्वेशन होगा तो माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, जहां आपका ओमेगा टी क्या है, माइनस के एक्स क्या है, ये भी आपको पता चल गया। अब अगली बात देखो, ठीक है ना, अगली बात बेटा, ये जो साइन के अंदर पूरा लिखा है ना बेटा, साइन के अंदर पूरा ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरी चीज, इसको बेटा कहते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। फेज माने होता है कला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा बताओ, फेज। फेज मतलब जिसकी हिंदी क्या होती है बताओ, कला। ये बेटा फेज है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, फेज याद रखो, यानी साइन के अंदर जो लिखा होता। अब बताओ कहीं भी आप देखोगे तो कहीं लिखा रहता है साइन थीटा या कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये एक प्रकार से एंगल है, एंगल। इसी एंगल को यहां पे क्या बोलेंगे बताओ, फेज। ये फेज है, बात समझाया। तो इतनी बातें आप जल्दी से नोट करो, ठीक है ना, ये इतनी बातें नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। इसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बेटा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। अगला लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि किसी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जहां कुछ वेक्टर का यूज पड़ेगा, ठीक है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 वेक्टर आना बहुत जरूरी है। फिजिक्स बिना वेक्टर का, बिना इंटीग्रेशन का, बिना डिफरेंशिएशन का पॉसिबल नहीं है समझना। इसलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, कुछ हल्का फुल्का टेग्नोमेट्री के बारे में, इनवर्स टेग्नोमेट्री के बारे में, लॉग के बारे में, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसी वजह से आप देखते होंगे कि क्लास 11th में जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो फिजिक्स के पहले चैप्टर के पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स दिया होगा बेटा। क्यों देता है? इसी वजह से देता है कि जिसको बेसिक मैथमेटिक्स आएगा वही फिजिक्स पढ़ सकता है। तो ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, इतनी बातें फिर नोट करो, चलो जल्दी से नोट कर लो। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत, ओके। देखो बेटा क्या है, जैसे मान लो, ध्यान देना,
कि यहां कोई पार्टिकल मैं ले लिया, अरे भाई ये कोई मीडियम है, चलो मान लिया ये कोई मीडियम है लो। अभी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं कोई एक मीडियम मान लिया, मीडियम मतलब माध्यम, कोई भी ले लिया, मान लो जैसे मैंने एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया वाटर, वाटर ही ले लिया। मान लो ये पानी है, पानी में बहुत से पार्टिकल्स होंगे, अरे भाई अगर जल है तो पार्टिकल्स तो होंगे ही उसके मीडियम के। जैसे मैं मैक्सिमम बार देखे होगे बेटा, आपको वेव समझाने के लिए मैं हमेशा एक तालाब में या किसी जलाशय में क्या किया होगा, एक पत्थर फेंका होगा, तो वही बेटा मैंने मीडियम के तौर पे मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये मीडियम का कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का कोई भी नाम दे दो, मान लो पॉइंट, इस पार्टिकल का नाम पी ही दे दिया, ठीक है, पी मीन्स पार्टिकल, ठीक है। अच्छा ओके, अब क्या है कि मान लीजिए एक बार किसी बच्चे ने यहां पत्थर फेंका, पत्थर यहां बंप किया, और एक बार यहां किसी बच्चे ने पत्थर फेंका, तो भैया जब यहां पत्थर फेंकेगा तो यहां पे वेव ऐसे आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा यानी कि S1 है, S1 माने फर्स्ट सोर्स, ठीक है, यानी कि मेरा ये प्रथम स्रोत है जहां से वेव निकल रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा और एक बार बेटा क्या किया कि कोई जरूरी नहीं है यहीं से, हो सकता है आप यहीं पे एक और पत्थर फेंक दो, दूसरा पत्थर फेंक दो, यानी कि आपको दो वेव लाना है, दो वेव। तो मैंने क्या किया, एक यहां पे बेटा मैंने पत्थर फेंका, इसका नाम क्या दे दिया बताओ, H2, इसका नाम H2 दे दिया। अब जब H2 दे दिया, फिर मान लो बेटा वेव, देखो वेव तो हर दिशा में आगे बढ़ेगा, इधर भी आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे रिंग नुमा जाएगा, लेकिन मान लो मैं यहां से ऐसे ऐसे दूसरा वेव आ रहा है, बस समझो। एक वेव बेटा मान लो इधर से आया, एक वेव इधर से आया, कोई जरूरी नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन से आए, अरे भाई एक यहां से आ सकता है, एक ऊपर से आ सकता है, एक इधर से आ रहा है, एक नीचे से आ सकता है, या दोनों एक ही तरफ से आ सकते हैं। मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एक से अधिक स्रोत लिया जहां से वेव का उद्गम हो रहा है, एक से अधिक लेना है। मैंने दो लिया, आप चाहो तो तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, लेकिन मैं दो से समझाऊंगा और मैक्सिमम टीचर दो से ही समझाएंगे, ठीक है। देखो तो अब क्या है कि जैसे ही बेटा ये पहला वाला आया वेव, तो ये जो पार्टिकल है P, ये पार्टिकल P पहले वाले वेव के कारण बताओ बेटा ऊपर और नीचे SHM करेगा कि नहीं करेगा, बताओ करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। पहले वाले वेव के कारण जब पहला वाला वेव पहुंचा पार्टिकल P के ऊपर, और जब P को स्ट्राइक किया मतलब P तक पहुंचा, तो P जो है अपनी जगह पे SHM करेगा। उस वेव के प्रभाव में, उस वेव के आने के कारण P जो है ऊपर नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा अब अगर मान लो बेटा P ऊपर जाएगा, हाँ अब P ये भी बोला हूं कि मान लो P का मीन पोजीशन ये है, तो अब P मान लो यहां तक मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और पार्टिकल जब नीचे जाएगा तो वो भी उतना है, जितना ऊपर गया तो उतना नीचे भी जाएगा, वो भी उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। अब मान लो भैया पहले वाले वेव के कारण ये 5 मीटर ऊपर गया, या बोलूं तो 5 मीटर नीचे आया अपने मीन पोजीशन से, ठीक है। अब बेटा क्या है कि इसी समय दूसरा वेव भी आया, और दूसरे वेव के कारण भी ये मान लो ऊपर गया 3 मीटर। पहले वेव के कारण इसको बताओ कितना ऊपर ढकेला गया, 5 मीटर। दूसरे वेव के कारण कितना ढकेला गया, 3 मीटर। तो आप खुद सोचो कि ये ओवरऑल कितना ऊपर जाएगा, ये ओवरऑल 8 मीटर ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत, 8 मीटर ऊपर जाएगा। अच्छा यानी कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो गया। और अगर मान लो बेटा दूसरे वाले वेव के कारण ये 5 मीटर ऊपर ना जाके ये 3 मीटर नीचे आता, पहला वाला वेव तो 5 मीटर ऊपर ढकेल रहा है, लेकिन दूसरा वाला वेव 3 मीटर नीचे ठीक है ढकेल रहा है। खैर बेटा मीटर तो खैर मैंने बहुत बड़ी मतलब मात्रा ले लिया, सेंटीमीटर मानना उचित होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मात्रा को ऐसे ही जुबान से निकल गया, मैं उतना सोचा नहीं था
कि मतलब क्या बोलते हैं मीटर में ले रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए सही है, सेंटीमीटर आप मान लो, 5 मीटर ऊपर बहुत, ठीक है ना, आपकी ज़्यादा डिस्टेंस हो गई, ठीक है। खैर समझो चीज़ों को, खैर ठीक है ना। तो बताओ 5 सेंटीमीटर मान लो ऊपर जा रहा है, सेंटीमीटर मान लो इसको भाई, ठीक है ना, मीटर ना मान के सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर 5 मीटर ऊपर गया, दूसरे वाले कारण 3 मीटर नीचे ढकेला जा रहा है। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा कि नीचे होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, आप बताओ। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, लेकिन 5 मीटर नहीं होगा, 2 मीटर होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि 5 जा रहा था ये और नीचे 3 से उसको खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब वो 2 होगा। यहां बेटा वेक्टर एडिशन हो रहा है, यानी कि पहला वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी पहले वाले वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है और जो दूसरे वाले वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट है, उनका वेक्टर एडिशन हो रहा है। यही बेटा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। फिर सोचो और भी बातें बताऊं इसी में, कि मान लो पहला वाले ने 5 मीटर ऊपर ढकेला और दूसरे ने 5 नीचे खींच रहा है, तो बताओ टोटल कितना होगा? 0, यानी कि वह पार्टिकल उस टाइम पे अपनी मीन पोजीशन पे ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो पहले वाले ने भी नीचे क्या बोलते हैं, ठीक है ना, लाया पार्टिकल को, और दूसरे वाले ने वेव ने भी नीचे लाया, तो दोनों नीचे ले जा रहे हैं, तो इस बार दोनों फिर नीचे हो जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर यहां पे ऐड कर देंगे, क्योंकि बेटा यहां वेक्टर एडिशन चल रहा है। डिपेंड करेगा कि थीटा का मान 0 डिग्री है, जब 0 डिग्री होता है तो बच्चों रिजल्टेंट निकालते समय a+b कर देते हैं। इसका अगला लेक्चर इंटरफेरेंस का जो मैं कल बनाऊंगा, वहां बेटा मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे, कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि वहां बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा, और जब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमको भैया वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी देना पड़ेगा, वरना आप बोलोगे कि सर ऐसे ही बता के चले जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। खैर वो 11th का बेटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बस आप जुड़े रहिए। मैं आपको उतना जरूर बता दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन डीप नॉलेज उस चैप्टर का जब वो चैप्टर बनाऊंगा तो पूरा बताऊंगा। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास किए होंगे वो जान रहे होंगे कि मैं वेक्टर उन लोगों को कैसा पढ़ाया हूं, एक एक पॉइंट वेक्टर का बताया हूं बेटा, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो खैर छोड़ो, आओ इधर। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। अगर थीटा बेटा 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो यहां पे हम माइनस कर देते हैं, यानी कि पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला। यही अगर बेटा थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी कि पहला वाला डिस्प्लेसमेंट इधर हो, ऊपर मान लो, और दूसरा वाला वेव ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर हो पार्टिकल का। चलो भाई मेरे पास 2 मार्कर, हाँ बता दे रहा हूं, देखो पहला वाला वेव आया, पार्टिकल मान लो बेटा यहां था, पहला वाला वेव आया डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहा है, और दूसरा वाला वेव आया उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर करना चाह रहा है। तो बताओ इनके बीच में क्या हो गया, बताओ ये 90 डिग्री, देखो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो 90 डिग्री हो गया। तो अब जो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहां ना होके, ध्यान देना 1 मिनट, अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, खैर मेरे पास पेन तो नहीं, मैं समझा रहा हूं, वो बेटा ये बीच में होगा, बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट, और उस नेट डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा उस समय वो होगा √a² + b²। जब थीटा कितना डिग्री होगा बताओ, 90, ठीक है। ये सब बात मैं कल बताऊंगा, कल के लेक्चर में, कल का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज का लेक्चर ना देखो, ठीक है, लेकिन कल का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब बच्चों अगर मैं, ठीक है ना, इसको लिखना चाहूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक प्रकार से देखा जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो रहा है वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। मान लो बेटा हमने कितने वेव अभी कुछ देर पहले एग्जांपल में लिए थे, 2 वेव, 2 से अधिक वेव हो, 3 वेव हो, 4 वेव हो, 5 वेव हो, ऐसे मान लो n वेव हो, ठीक है, और n वेव उस मीडियम में, ठीक है ना, प्रोड्यूस हुआ, और प्रोड्यूस होने के बाद पहला वाला वेव पार्टिकल P पे डिस्प्लेसमेंट पैदा किया y1, दूसरा वाला वेव आया उसी पार्टिकल P पे डिस्प्लेसमेंट किया y2, तीसरा वाला y3, यानी कि सबका ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस पर, पार्टिकल P पर। तो पार्टिकल P का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो y नेट होगा,
वाई नेट वेक्टर। यहां वेक्टर की बात करेंगे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। तो वाई नेट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डॉट 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 yn वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ में आया? अगर मैं इसको बेटा डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं, अपने मतलब जुबान से बोलूं, ओरली बोलूं, ठीक है, तो बेटा ऐसे ही बोलेंगे। देखो बेटा, कभी भी कोई डेफिनेशन रटी नहीं जाती है। मैं हमेशा बोलूंगा कि आप डेफिनेशन बिल्कुल मत रटो। और बेटा पढ़ाई तो कभी रट के करना ही नहीं चाहिए बेटा। रटने वाले बच्चे कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। मान लो बेटा बाय डिफॉल्ट वो आगे चले भी गए, एक आध एग्जाम वो पास भी हो गए, लेकिन वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको बेटा अपने माइंड से पढ़ना पड़ेगा, सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए, बिना रगड़ किए कभी भी बेटा कोई भी चीज़ में आप सफल नहीं हो सकते हो अच्छे तरीके से। आपकी बुद्धि का विकास कभी भी नहीं हो सकता है बिना मेहनत किए। आप बेटा रगड़ करो, मेहनत करो, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। कब तक चीज़ों को रटोगे? रटना बेटा समझने से बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर भी लोग रटना नहीं छोड़ते हैं। ठीक, तो आप बेटा प्लीज़ आप रटो मत, चीज़ों को समझो। अगर समझना स्टार्ट कर दोगे तो जिंदगी बहुत सहज हो जाएगी। और चूंकि मैं एक टीचर हूं तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं आपकी जिंदगी को सहज बनाऊं, ना कि जटिल। मैं आपको जिंदगी को जितना सहज बना सकूं, ठीक है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं तो बताओ ये y1 वेक्टर क्या है? सोचो, y1 वेक्टर यानी कि जो पहला वाला वेव है, वो वेव जब प्रोपेगेट होते हुए आया तो पार्टिकल पी को कितना डिस्प्लेसमेंट प्रदान किया, यानी पहला वेव के कारण पार्टिकल पी का डिस्प्लेसमेंट। y2 दूसरे वेव के कारण उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। y3 तीसरे वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया होगा? तो इन सब का जब वेक्टर सम कर दोगे तो y नेट निकल जाएगा किसका? पार्टिकल पी का। पार्टिकल पी पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर मैं डेफिनेशन बोलूं ओरली, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जब किसी मीडियम में दो या दो से अधिक वेव प्रोपेगेट हो, ठीक है, तो उस मीडियम के किसी पार्टिकल का प्रत्येक वेव के कारण प्रदान किया गया डिस्प्लेसमेंट, प्रत्येक वेव के कारण प्रदान किया गया डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम मतलब सदिश योग उस पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या बेटा आपको समझ में आया? तो ये बेटा आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता दिया। इंटरफेरेंस का मैंने एक, ठीक है ना, रफली डेफिनेशन बता दिया कि इंटरफेरेंस क्या है। दो वेव का मिलना ही इंटरफेरेंस है, जिसको आगे और भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। मैंने वेव का इक्वेशन क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, वो बताया। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस या माइनस kx, ठीक है, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया। तो उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग खुद से नोट्स बनाया करो और खुद से लिखा करो, ठीक है, और रोज आप बेटा इतना मेहनत करो कि मेहनत करने के बाद जब आपको थोड़ी बहुत इच्छा हो कि लाओ घूम के या मोबाइल चला के या किसी से बात करके माइंड फ्रेश कर लें, तो आप थोड़ा बहुत किसी से बेटा, ठीक है ना, बात वगैरह कर लिया करो, लेकिन पढ़ाई खूब करने के बाद। अब ये नहीं कि बेटा आप घूमते मौज मस्ती करते, ठीक है, आप जब खाली हुए तो कह लो आधा घंटा पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, तो उससे लाइफ में कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ दिन की बेटा और मेहनत है, अगर कर लोगे तो लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। मान सम्मान इज्जत हर जगह मिलेगा आपको, और आपके माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। क्योंकि एक माँ बाप और क्या चाहता है? सिर्फ यही चाहता है कि हमारे बच्चे की लाइफ अच्छी हो, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, जिससे माँ बाप का सर ऊंचा हो सके। और एक माँ बाप आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? यही एक्सपेक्ट करता है बेटा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए हर कदम हेल्प किया है, हर कदम पे साथ दिया है, तो जिस पर्सन ने आपको हर कदम पे साथ दिया है,
हर कदम पे हेल्प किया है, तो उस पर्सन के लिए एक काम तो कर दो कि मेहनत करके उस पोजीशन पे पहुंच जाओ कि वो अपना मतलब बेटा सीना चौड़ा करके किसी के सामने बोल सके कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। प्लीज़, ठीक है, मैं यही कहूँगा। तो आप लोग खूब मेहनत करो बेटा, ठीक है, और नोट्स खुद से बनाया करो, ये हमेशा हम कहेंगे, और चीज़ें समझ के पढ़ा करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा। अगला लेक्चर कल देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।